नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। रामविलास पासवान के निधन के बाद पीयूष गोयल को मिला उपभोक्ता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति भवन ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद मंत्री का पद खाली हो गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रामविलास पासवान का गुरुवार को दिल्ली के फोर्टिस स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट अस्पताल में निधन हो गया था। 74 साल के रामविलास पासवान की हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई थी, लेकिन गुरुवार को उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई और शाम 6:05 पर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता, 5 महीने में आधा हो गया चीन से व्यापार घाटा। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। इस वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 5 महीनों में चीन से होने वाला व्यापार घाटा करीब आधा हो गया है। अप्रैल से अगस्त 2020 के बीच व्यापार घाटा पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले आधा हो गया है। इसकी मुख्य वजह है चीन को होने वाले भारतीय निर्यात में बढ़त और केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उठाए जाने वाले कदमों की वजह से आयात में कमी। दोस्तों देश में चीन विरोधी माहौल की वजह से सरकार ने चीन से आने वाले आयात पर कई तरह के अंकुश भी लगाए हैं। वहां के कई तरह के माल की भारत में डंपिंग को रोकने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाए गए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर के अनुसार अप्रैल से अगस्त 2020 के बीच भारत और चीन के बीच होने वाला व्यापार घाटा सिर्फ 12.6 अरब डॉलर यानी कि करीब 93,000 करोड़ रुपए का रह गया है, जो कि एक साल पहले 22.6 अरब डॉलर था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 15 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में नहीं चला सकेंगे डीजल जनरेटर, बिना परमिशन नहीं होगा कंस्ट्रक्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा ठंड के साथ एक बार फिर मंडराने लगा है। ऐसे में संबंधित एजेंसियां और सरकारें सतर्क हो गई है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पर्यावरण प्रदूषण अथॉरिटी ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया है कि आवश्यक और आपातकाल सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर को प्रतिबंधित कर दिया जाए। प्रदूषण नियंत्रण अथॉरिटी ने गुरुवार को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कठोर नियमों को 15 अक्टूबर से लागू करने को कहा है। यह अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में काम कर रही है। अथॉरिटी द्वारा बनाए गए कठोर नियम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का एक हिस्सा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी के खिलाफ जंग में आगे आया चीन, टीके संबंधी गठबंधन कोवैक्स में हुआ शामिल। जी हां दोस्तों, दुनिया भर के लिए मुसीबत बने इस महामारी वायरस के खिलाफ जंग में अब चीन भी आगे आ गया है और चीन ने शुक्रवार को बताया कि वह इस महामारी के टीके संबंधी गठबंधन कोवैक्स में शामिल हो गया है। चीन में इस महामारी वायरस के टीके के 3 उम्मीदवार क्लिनिकल परीक्षण के तीसरे चरण में हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि देश ने गठबंधन का सह नेतृत्व कर रहे गावी के साथ समझौते पर गुरुवार को हस्ताक्षर किए। शुरुआत में चीन गठबंधन में शामिल होने पर सहमत नहीं था। वह गठबंधन में शामिल होने की अंतिम सीमा तक इसमें शामिल नहीं हुआ था। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयुंग ने एक बयान में कहा कि हम खासकर विकासशील देशों को टीकों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि और सक्षम देश कोवैक्स से जुड़ेंगे और इसे समर्थन देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भी टिकटॉक को कर दिया ब्लॉक, यह है वजह। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने चाइनीज ऐप टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया है। इससे पहले भारत और अमेरिका जैसे देश टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। पाकिस्तान के टेलीकम्युनिकेशन प्राधिकरण ने अनैतिक, अभद्र और अश्लील सामग्री की बड़े पैमाने पर शिकायत मिलने के बाद पिछले दिनों चीन के टिकटॉक ऐप को चेतावनी दी थी। टेलीकम्युनिकेशन प्राधिकरण पीटीए ने कहा कि समाज के कई वर्गों से मिली शिकायतों के आधार पर पीटीए ने वीडियो शेयरिंग ऐप को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों प्राधिकरण ने एक बयान में कहा था कि इस प्लेटफॉर्म की सामग्री का समाज और खास तौर पर युवाओं पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अनलॉक 5.0 सरकार का आदेश, परिजनों के नाम पर स्कूल खुद जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। जी हां दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 अक्टूबर को जारी किए गए अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों को फिर से खोलने के दिशा निर्देश
निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को श्रेणीबद्ध तरीके से खोला जा सकता है। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर छोड़ा गया है। इसके बाद कुछ प्रदेशों ने इस संबंध में निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ भी चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने के फैसले पर भले ही आखिरी निर्णय आना अभी बाकी है, लेकिन सरकार ने स्कूलों की जिम्मेदारी तय कर दी है। वहीं दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में सरकार ने केंद्र की ओर से 15 अक्टूबर से स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति देने के बावजूद इस महामारी को देखते हुए स्कूलों को 31 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया है। बात की जाए पंजाब की तो दोस्तों, पंजाब सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार 9 से लेकर 12वीं तक की क्लासेस को अनुमति दी गई है और प्रति सेक्शन 20 से अधिक छात्रों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने होम लोन लेने के नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों को मिल सकेगा ज्यादा लोन का फायदा। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने मॉनिटरिंग पॉलिसी में होम लोन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आरबीआई ने रिटेल एस्टेट सेक्टर में तेजी लाने के लिए नए होम लोन के नियमों में बदलाव किया है। 31 मार्च 2022 तक सेक्शन किए गए सभी नए हाउसिंग लोन के लिए रिस्क वेट्स और तर्कसंगत बनाने और उसे लोन टू वैल्यू रेशियो से लिंक करने का फैसला किया है। आरबीआई के इस फैसले से अब होम लोन ग्राहकों को ज्यादा लोन मिलने की संभावना है। दोस्तों, नए हाउसिंग लोन के लिए बैंकों को आरबीआई से प्रोत्साहन मिल रहा है। छोटे बड़े घरों के लिए बैंकों को लोन देने में आसानी भी इससे होगी। दोस्तों, बात की जाए इससे बदलाव की तो दोस्तों, होम लोन के साइज के बदले एलटीवी से तय होगा रिस्क वेट। लोन पर कम पूंजी रखने से बैंकों को कर्ज देने में सहूलियत भी होगी। 80% तक एलटीवी होने पर 35% रिस्क वेटेज लागू होगा। वहीं दोस्तों, रिटेल और छोटे कारोबारियों के लिए कर्ज की सीमा बढ़ाई गई है। 5 करोड़ रुपए के बदले अब 7.5 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। 50 करोड़ रुपए तक टर्न ओवर है तो इंडिविजुअल लोन 7.5 करोड़ रुपए तक मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फर्जी टीआरपी केस में नया खुलासा। एफआईआर में रिपब्लिक टीवी का नहीं इंडिया टुडे का है नाम। पुलिस ने कहा गिरफ्तार आरोपी ने रिपब्लिक का नाम लिया था। जी हां दोस्तों, टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स में फर्जीवाड़ा करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मुंबई में टीआरपी की जिम्मेदारी संभालने वाली कंपनी हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के डिप्टी जनरल मैनेजर नितिन देवकर ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है। इसकी जो कॉपी सामने आई है उसमें रिपब्लिक नहीं बल्कि इंडिया टुडे का नाम मेंशन किया गया है। दोस्तों, एफआईआर की कॉपी सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने सफाई दी है कि मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर मिलिंद भराबे ने बताया कि हंसा की एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम जरूर था, लेकिन गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति ने पूछताछ में रिपब्लिक टीवी और 2 मराठी चैनलों का नाम लिया था। अभी तक जो जांच हुई है उस आधार पर इन 3 चैनलों के खिलाफ सबूत मिले हैं। हमारी जांच अभी भी जारी है। अगर किसी भी चैनल के खिलाफ सबूत मिलता है तो जांच उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी। इसके बाद दोस्तों, अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत में इस महामारी के मामले लगभग 70 लाख के पास पहुंच गए हैं। मौतों का आंकड़ा भी 1,06,000 को पार कर गया है। हालांकि दोस्तों, कुल एक्टिव केसों की संख्या लगातार कम हो रही है और एक्टिव केस अब भारत में 8,95,000 हैं। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 14,93,000 यानी कि लगभग 15 लाख संक्रमित हो चुके हैं। दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश का आता है। उसके बाद में कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, केरला, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान आदि राज्यों का आता है। दोस्तों, इन तमाम राज्यों में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। इसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। दोस्तों, पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,65,42,000 को पार कर गया है। दोस्तों, मौतों का आंकड़ा 10,62,000 के पार है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 76 लाख से ज्यादा संक्रमित है, जबकि दूसरा नंबर भारत का है और तीसरा नंबर ब्राजील का है। दोस्तों, ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 50 लाख के पार है। इन तीनों देशों के बाद में रशिया, कोलंबिया, अर्जेंटीना, स्पेन, पेरू, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, चिली, इराक, बांग्लादेश, इटली आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नोबेल पीस प्राइज, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार।
जी हाँ दोस्तों, नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने शुक्रवार को इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज के विजेता के नाम की घोषणा कर दी है। इस साल का नोबेल पीस पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार के इतिहास में यह चौथी बार है जब 300 से ज्यादा नामांकन हुए हैं। इस सम्मान के लिए पहला नाम प्रेस फ्रीडम समूह, विश्व स्वास्थ्य संगठन और पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की मजबूत दावेदारी थी, लेकिन ज्यूरी ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस पुरस्कार के लिए चुना। पुरस्कार के लिए नाम चुनाव करने वाली नोबेल कमेटी ने दुनिया भर में भूख मिटाने और पीड़ितों की मदद में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की भूमिका को अहम बताया है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी की अध्यक्ष बेरिट राइस एंड सर्न ने बताया कि 2019 में 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सहायता पहुंची। WFP दुनिया भर में भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। ओस्लो के नोबेल इंस्टीट्यूट में आमतौर पर उमड़ने वाली भीड़ नदारद थी। दोस्तों, इस महामारी के कारण इस बार रिपोर्टर्स की संख्या में काफी कमी रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, RTGS पर आया RBI का बड़ा फैसला, दिसंबर से लागू हो जाएगा नया नियम। जी हाँ दोस्तों, देश का बैंकिंग सिस्टम अब सुपर फास्ट होने वाला है। अब देश में किसी भी बैंक खाते में ट्रांसफर के लिए दिन या समय नहीं देखना होगा। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने कहा है कि बड़ी राशि के अंतरण के लिए भारत में RTGS भुगतान के तत्काल निपटान की सुविधा आगामी दिसंबर से 24 घंटे शुरू कर दी जाएगी। इससे भारतीय वित्त बाजार को वैश्विक बाजार के साथ एकीकृत करने के प्रयासों को मदद मिलेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, RTGS अभी केवल बैंकों के सभी कार्य दिवसों में दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, RBI के मुताबिक भारत वैश्विक स्तर पर ऐसे गिने चुने देशों में होगा जहां 24 घंटे 7 दिन 12 महीने बड़े मूल्य के भुगतानों के तत्काल निपटान की प्रणाली होगी। यह सुविधा दिसंबर 2020 से प्रभावी हो जाएगी। दोस्तों, RBI ने इससे पहले दिसंबर 2019 में NEFT प्रणाली यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड सिस्टम को हर 24 घंटे लागू करने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिंद्रा ने ग्राहकों को दिया त्योहारी तोहफा, कस्टमर्स को फ्री में दे रहा है 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा मेगा फेस्टिवल ऑफर के तहत बोलेरो की पिकअप रेंज के ग्राहकों के लिए 1 लाख रुपए का फ्री इस महामारी का इंश्योरेंस दे रही है। दोस्तों, इस इंश्योरेंस में ग्राहक पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्री इंश्योरेंस का ऑफर 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। दोस्तों, इस महामारी इंश्योरेंस लेने के लिए ग्राहकों को अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम, जन्म तिथि और पता के साथ पंजीकरण कराना होगा। ड्राइवर और उनके परिवार के सदस्यों को इस महामारी का पॉजिटिव पाए जाने पर उनके हॉस्पिटलाइजेशन या फिर होम क्वारंटीन की स्थिति में उनके द्वारा इस स्वास्थ्य बीमा का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी, जल्द शुरू होगी दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, अनलॉक 5 में जहां तमाम आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो रही है, वहीं भारतीय रेल सेवा भी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। विशिष्ट ट्रेनों के साथ साथ भारतीय रेलवे ने धार्मिक स्थलों से जुड़ी अपने रेल सेवा भी बहाल करने का फैसला कर लिया है। इसी बीच दोस्तों माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन सेवा जल्द बहाल की जाएगी। सिंह ने बताया कि नवरात्रि से पहले जम्मू कश्मीर में कटरा के लिए ट्रेन सेवा बहाल करने पर रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ चर्चा की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगा ब्रेक, जानिए ताजा कीमतें। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए प्रति लीटर तक जा पहुंची है। वहीं डीजल का भाव भी कम नहीं है। हालांकि बीते 7 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। भारतीय तेल कंपनियों IOC, HPCL, BPCL ने आज भी लगातार 7वें दिन ईंधन की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। दोस्तों, बात की जाए आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़ी वजह से महंगा हुआ सोना, जानिए नए दाम। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने के दाम बढ़ गए हैं। वैश्विक बाजार में तेजी के बाद शुक्रवार को घरेलू बाजार में पीली धातु की कीमतों में तेजी देखने को मिली। दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में सोने के अलावा चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर भी दोनों कीमती धातुओं के भाव में तेजी देखने को मिली है। दोस्तों, बात की जाए दिल्ली सराफा बाजार की, तो दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोना 236 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया और अब सोने का नया भाव 51,500
₹58 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमतों में भी आज ₹400 का इजाफा हुआ है और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत आज ₹61,400 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत की टाटा कंपनी बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी, एसेंचुअर को भी पीछे छोड़ा। जी हां दोस्तों, टाटा समूह की प्रमुख फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज शुक्रवार को पहली बार विश्व की सबसे ज्यादा मूल्यवान सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी बन गई है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। टाटा की इस कंपनी ने एक्सचर को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। टीसीएस का बाजार पूंजीकरण गुरुवार 8 अक्टूबर क्लोजिंग डाटा को एक्सचेंजर के 143.1 बिलियन पूंजीकरण की तुलना में $144.7 बिलियन मिला। जी हां दोस्तों, बीते दिनों को टीसीएस के शेयर 3.19% की तेजी के साथ ₹2,825 के रेट पर बंद हुए, जो कि शुक्रवार यानी कि 9 अक्टूबर को 1% की कमजोरी के साथ ₹2,792 पर खुले थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कनाडा के निवेशकों से बोले प्रधानमंत्री मोदी, विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए भारत है सबसे बेहतर विकल्प। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कनाडा के निवेशकों को भारत में शिक्षा, कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत निवेशकों को राजनीतिक स्थिरता और निवेश अनुकूल नीतियों के साथ उन सब चीजों की पेशकश करता है जो निवेशक किसी देश में निवेश करने से पहले सोचते हैं। उन्होंने इस मौके पर श्रम और कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे न केवल निवेशकों के लिए व्यापार करना सुगम होगा, बल्कि किसानों और कामगारों को भी लाभ होगा। वहीं दोस्तों मोदी ने कनाडा में ऑनलाइन इन्वेस्टर्स इंडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एक गतिशील लोकतंत्र, राजनीतिक स्थिरता और व्यापार अनुकूल नीतियों के साथ भारत विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे। जी हां दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री कब बने थे, अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो हो सकता है आपको मिल जाए एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।